11 अगस्त 1947 सोडेपुर आश्रम में गांधी जी की सुबह वाली प्रार्थना में अच्छी खासी भीड़ है। पिछले 2-3 दिनों से कलकत्ता में शांति बनी हुई है। गांधी जी की प्रार्थना का प्रभाव यहाँ के हिंदू नेताओं पर दिखाई दे रहा है। ठीक 1 वर्ष पहले मुस्लिम लीग ने कलकत्ता शहर में हिंदुओं का जैसा रक्तपात किया था, क्रूरता और नृशंसता का जैसा नंगा नाच दिखाया था, उसका बदला लेने के लिए हिंदू नेता आतुर थे। लेकिन गांधी जी के कलकत्ता में होने के कारण यह कठिन है और इसलिए अखंड बंगाल के प्रधानमंत्री शहीद सोहरावर्दी की भी इच्छा है कि गांधी जी कलकत्ता में ही ठहरें। इसका कारण भी साफ है। अब यह स्पष्ट हो चला है कि विभाजन के पश्चात कलकत्ता हिंदुस्तान में रहेगा और ढाका पाकिस्तान में जाएगा। हिंदुस्तान वाले बंगाल के नए मुख्यमंत्री भी तय हो चुके हैं और अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन खत्म होने जा रहा है। कलकत्ता के मुसलमानों की रक्षा हो सके, इसलिए सोहरावर्दी को गांधी जी कलकत्ता में ही चाहिए। आज सुबह की प्रार्थना में गांधी जी ने थोड़ा अलग विषय लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं मेरे सामने उपस्थित किए गए प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। इसमें से मुझ पर एक आरोप यह है कि मेरी प्रार्थना सभाओं का महत्वपूर्ण धनवान नेताओं को ही स्थान मिलता है। सामान्य व्यक्ति को अगली पंक्ति में स्थान नहीं मिलता। चूँकि कल रविवार था, इसलिए आश्रम में भारी भीड़ हो गई थी। संभवतः इसलिए ऐसा हुआ होगा। मैं उन सभी लोगों से हृदयपूर्वक विनती करता हूँ कि वे कृपया धैर्य रखें। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से यह कह दिया कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अंदर आने दें। जब मैं कलकत्ता आया उसी दिन मैंने चटगाँव में आई हुई बाढ़ का समाचार पढ़ा था। इस भीषण बाढ़ में न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई है, संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, यह अभी ठीक से पता नहीं चला। परंतु ऐसी विपत्ति के समय हमें पश्चिम या पूर्व, पाकिस्तान अथवा हिंदुस्तान जैसी बातें का विचार न करते हुए मदद के लिए तुरंत जाना चाहिए। चिटगाँव की बाढ़ यानी संपूर्ण बंगाल पर आई हुई आपदा है। ऑल बंगाल रिलीफ कमेटी बनाकर उसमें सभी को मदद करनी चाहिए। ऐसे में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मैं पूरे दिल से चटगाँव के बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ हूँ। अनेक पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में गवर्नर, मंत्री एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर मैं किसे नियुक्त करने जा रहा हूँ। मानो मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य ही हूँ और मैं उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैं कांग्रेसियों के हृदय में बसता हूँ। यदि मैंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया तो मैं करताओं के मन से उतर जाऊँगा। इसलिए किसी भी नियुक्ति में कानूनन मेरा कोई अधिकार नहीं है, परंतु नैतिकता की दृष्टि से अधिकार है। जब इन्होंने ऐसा करा था तो फिर इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों रोका था? क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं कि दोनों ही तरफ के लोगों और नेताओं को पूर्व एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाकर शांति संवाद का आह्वान करना चाहिए? क्योंकि अब झगड़ा समाप्त हो चुका है। मेरा उत्तर है हाँ। यदि सभी नेतागण दिल से एकजुट हो जाएँ और तो सभी प्रश्न हल हो जाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का प्रतिकार मत करो। आँख के बदले आँख की नीति एक जंगली उपाय है। अहिंसा ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। वाह! कराची स्थित ब्रिटिश शैली में निर्मित भव्य असेंबली भवन, एक राजमहल जैसा दिखने वाला विशाल इमारत। सुबह सोमवार के ठीक 9:55 पर नवनिर्मित पाकिस्तान के पितृपुरुष अर्थात कायदे-ए-आज़म जिन्ना एक सजाई हुई शाही बग्घी से इस इमारत के पोर्चे में उतरे। उनके स्वागत हेतु कड़क प्रेस किए हुए गणवेश में कुछ अधिकारी और लियाकत अली खान जैसे कुछ चुनिंदा लोग मौजूद हैं। ठीक 10 बजे पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हुई और इस बैठक की अस्थायी अध्यक्ष हैं जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बैठक की शुरुआत की। अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु जो प्रस्ताव कल के बैठक में रखा गया था, उसके पैराग्राफ क्रमांक 2 का पालन करते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि इस पद के लिए मुझे कुल 7 नामांकन पत्र कायदे-ए-आज़म जिन्ना के समर्थन में प्राप्त हुए। इन सम्माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार है: गयासुद्दीन, हमीदुल, अब्दुल, लियाकत, ख्वाजा, मान्यवर ए.के. खुरो, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। इन सभी सातों मान्यवर सदस्यों ने इस प्रकार प्रस्ताव का समर्थन किया। अन्य किसी भी व्यक्ति का नामांकन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं मान्यवर कायदे-आज़म जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित करता हूँ। अब मैं कायदे-आज़म साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपनी आसन ग्रहण करें। लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब खान निस्तार दोनों कायदे-आज़म जिन्ना के अध्यक्ष के आसन तक ले गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना आसन ग्रहण किया। पूर्वी बंगाल के लियाकत अली खान ने अध्यक्ष पद पर आसीन जिन्ना का गौरवगान करते हुए पहला भाषण दिया। उन्होंने जिन्ना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और उनके साथ पिछले 11 वर्षों से किए गए कामों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक आश्चर्य है कि बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी रक्त रंजित क्रांति के आपके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। सफेद झूठ। लियाकत अली के बाद पूर्वी बंगाल की कांग्रेस कमेटी के किरण शंकर राय ने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन्ना का अभिनंदन किया। उन्होंने पंजाब और बंगाल के विभाजन संबंधी अपनी आपत्तियों और नापसंद खुलकर जाहिर की। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह निर्णय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की सहमति से हुआ है, इसलिए हमारी पूर्ण निष्ठा इस देश के प्रति समर्पित है। रॉय के बाद सिंध प्रांत से आए एएम खुरो का भाषण हुआ। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल बोले। पूर्वी बंगाल के अब्दुल कासिम और पश्चिम बंगाल के बेगम जहां आरा शाहनवाज के बोलने के पश्चात सबसे अंत में कायदे आजम जिन्ना बोलने के लिए खड़े हुए। इसमें दोपहर के 12 बज चुके थे। जिन्ना अत्यंत सपाट भाव रहित चेहरे के साथ बोल रहे थे, मानो वो किसी अदालत में सदी सरल बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस असेंबली में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
जिस पद्धति से हमने पाकिस्तान का निर्माण कर लिया है, इतिहास में ऐसा कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला यह कि हमें इसके माध्यम से अपने पाकिस्तान का सार्वभौम संविधान तैयार करना है। दूसरा यह कि हमें एक सार्वभौम संयुक्त राष्ट्र के रूप में अपने पैरों पर खड़े होना है। हमारा पहला उद्देश्य कानून और व्यवस्था कायम करना है। रिश्वतखोरी और कालाबाज़ारी को पूरी तरह से बंद करना है। मुझे जानकारी है कि सीमा के दोनों ओर पंजाब और बंगाल का विभाजन स्वीकार न करने वाले अनेक लोग होंगे, परंतु कम से कम मुझे तो इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प समझ में नहीं आता। अब चूँकि यह निर्णय हो ही चुका है, तो हम इसे पूरी व्यवस्था और समझदारी के साथ लागू करें। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, पाकिस्तान में आप अपने श्रद्धा स्थानों और पूजा स्थलों में जाने के लिए मुक्त हैं। आप मंदिर जाएँ अथवा मस्जिद जाएँ, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। पाकिस्तान में सर्वधर्म समभाव है और रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, रोमन कैथोलिक, पारसी ये सभी लोग पाकिस्तान में पूर्ण सद्भाव के साथ मिलकर रहेंगे। धर्म को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभागृह में बैठे हुए मुस्लिम लीग के सदस्य मन ही मन यह विचार कर रहे थे कि यदि वास्तव में ऐसा ही है, तो फिर हमने पाकिस्तान का निर्माण क्यों किया और किसके लिए किया? बलूचिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक क्वेटा से केवल 90 मील दूरी पर स्थित सघन जनसंख्या वाला यह शहर है। मजबूत दीवारों के भीतर बसे हुए इस शहर का इतिहास 2 ढाई हज़ार वर्ष पुराना है। कुजदर, गढ़वा, नुस्की, क्वेटा जैसे शहरों में जाना हो तो कलात शहर को पार करके ही जाना पड़ता है। इसलिए इस शहर का एक विशिष्ट सामरिक महत्व भी है। बड़ी-बड़ी दीवारों के अंदर बसे इस शहर के मध्य भाग में एक बड़ी-सी हवेली है। इस हवेली के जो खान हैं, उनका राजभवन यह बलूचिस्तान की राजनीति का प्रमुख केंद्र है। इस राजभवन में मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार का रेजिडेंट और कलात के मीर अहमद यार खान की एक बैठक चल रही है। इनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला है, जिसके माध्यम से आज दिनांक अर्थात 11 अगस्त 1947 से कलात एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करने लगेगा। ब्रिटिश राज व्यवस्था में बलूचिस्तान के कलात को का एक विशेष स्थान पहले से ही था। सारी 560 रियासतों और रजवाड़ों को अंग्रेजी ने आ श्रेणी में रखा था, जबकि सिक्किम, भूटान और कलात को उन्होंने ब श्रेणी की रियासत का दर्जा दिया हुआ था। अंततः दोपहर 1 बजे समझौता पत्र पर तीनों के हस्ताक्षर हो गए। इस संधि के द्वारा यह घोषित किया गया कि कलात अब भारत का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मीर मीर अहमद यार खान इस देश के पहले राष्ट्र प्रमुख हैं। कलात के साथ ही मीर अहमद यार खान साहब का पूर्ण वर्चस्व इस इलाके के पड़ोस में स्थित लास बेला, मकरान और खारान क्षेत्रों पर भी है। इसलिए भारत और पाकिस्तान का निर्माण होने से पहले ही इन सभी भागों को मिलाकर मीर अहमद यार खान के नेतृत्व में बलूचिस्तान राष्ट्र का निर्माण हो गया। दिल्ली में स्थित एक बड़ा-सा बंगला गो हत्या विरोधी परिषद का सम्मेलन यहाँ पर जारी है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जिन्ना के बंगला खरीदने वाले सेठ रामकृष्ण डालमिया। इस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि गौवंश की रक्षा करना, गौवंश की उत्तम देखरेख करना, यह भारतीयों का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में गायों का कत्ल हो रहा है, यह पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। देश के विकास में गौवंश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। रामकृष्ण डालमिया का विचार है कि औरंगजेब रोड पर स्थित जिन्ना के इस बंगले को ही गौ हत्या विरोधी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया जाए। इसका प्रतीकात्मक संदेश भी जाएगा। कराची भोजन के पश्चात अगले सत्र में पाकिस्तान की संविधान सभा बैठक में कुछ खास काम नहीं हुआ। केवल पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निर्णय लिया गया। इसके अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में 1/4 सफेद और 3/4 रंग हरा होगा तथा इसमें चांद तारे की डिजाइन बनी हुई होगी। यह प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया और एक मत से पारित हो गया। बंगाल के पूर्व में स्थित जेसोर, खुलना, राजशाही, दिनाजपुर, रंगपुर, फरीदपुर, बारिशाल नदिया जैसे गाँव में शाम के 5:30 बजे दिया बत्ती और रोशनी करने का समय हो चुका है। अंधियारी शाम का यह उदास वातावरण, हल्की बारिश और संभावित दंगों का भय, इस कारण समूचे वातावरण में एक मलिनता सी छाई हुई है। ये सभी गांव हिंदू बहुल थे, परंतु पिछले वर्ष डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से ही यहाँ मुस्लिम लीग के गुंडे बेहद आक्रामक हो चले हैं। उन्होंने हिंदू डॉक्टरों, प्राध्यापकों और जमींदारों को बंगाल भाग जाने का आदेश दिया हुआ है। बारिशाल 70,000 जनसंख्या वाला छोटा-सा शहर है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। कीर्तनखोला नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर पूरी तरह से हिंदू संस्कृति में रचा बसा है। बारिशाल पर तो बंगाल के नवाब का शासन भी संभव नहीं हुआ था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल को अधीन करने से पहले यहाँ का अंतिम राजा थे राजा राम रंजन चक्रवर्ती। मुकुंद दास नामक कविराज द्वारा निर्मित भव्य काली मंदिर और हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित किया गया विशाल दुर्गा सरोवर बारिशाल की विशिष्टता है। ऐसे हिंदू चेहरे मोहरे संस्कृति वाले बारिशाल में हिंदुओं का मुसलमान जबरन बाहर निकाल रहे थे। पता नहीं बारिशाल और समूचे बंगाल के हिंदुओं ने कौन से पाप किए हैं। दोपहर के 4:30 बज रहे हैं, धूप अब उतरने वाली है। सोडेपुर आश्रम में थोड़ी व्यवस्था है, क्योंकि अभी गांधी जी कलकत्ता के दंगाग्रस्त भागों का दौरा करने वाले हैं। खंडित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, कलकत्ता के मेयर एस.सी. राय चौधरी और पूर्व मेयर एस.एम. उस्मान भी आश्रम में पहुंच चुके हैं। इन सभी को साथ लेकर गांधी जी का यह दौरा करने वाले हैं।
अगले 5 मिनट में ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर एसएन चटर्जी भी पहुंच गए और यह दौरा आरंभ हुआ। 5-6 कारें, आगे-पीछे पुलिस की गाड़ियां। इस प्रकार यह काफिला कलकत्ता के दंगाग्रस्त इलाकों की परिस्थिति देखने निकला। पाइकपारा, चितपुर, बेलगाछी, मानिकतोला, बेलियाघाट, नरकेल, एंटनी, तंगरा और राजा बाजार। दंगों में पूरी तरह ध्वस्त हो चुके मकान, जलकर खाक हो चुके मंदिरें और दुकानें। चितपुर में हिंदुओं के जले हुए मकानों के भग्नावशेष देखते हुए गांधी जी कुछ देर वहां खड़ा रहे। बहुत से मकानों में जिन्हें दंगाइयों ने नष्ट कर दिया है, अब कोई भी नहीं रहता है। शाम के धुंधलेपन में ऐसे सुनसान और भयानक दृश्य को देख गांधी जी देखते ही रह गए। बेलियाघाट परिसर में कुछ हजार लोग इकट्ठे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की जय के नारे जरूर लगाए, लेकिन अन्य किसी भी स्थान पर इस काफिले को देखकर लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अब सब कुछ गंवा चुके हिंदू एकदम शुष्क और निर्विकार चेहरे के साथ गांधी जी की तरफ देख रहे थे। 50 मिनट का यह दौरा निपटाकर जब गांधी जी सोडेपुर आश्रम पहुंचे, तब तक उनका मन एकदम खिन्न हो चुका था। पर क्या फायदा?